हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जियोग्राफी एनसीईआरटी भूगोल का हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। ये चीज़ें हम देखेंगे कि मानवीय पर्यावरण क्या है। ये जो किताब है ये भी पर्यावरण पर आधारित ही है पूरी। तो इसमें हम आज देखेंगे कि मानवीय पर्यावरण क्या है। पर्यावरण तो है हम जानते हैं, लेकिन मानवीय पर्यावरण समझेंगे। और यहाँ पर समझेंगे कि बस्तियाँ क्या हैं, और परिवहन को देखेंगे और संचार को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज इसमें हम देखेंगे। तो यदि देखिए अभी तक आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जब भी जैसे वीडियो उसमें पड़ेगा तब आपको एक नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। उसमें से एक बेल आइकन होगा, उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा। तो जैसे वीडियो इसमें डाला जाएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसके साथ साथ आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे दिया करिए। प्रतिक्रिया में आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं और बता सकते हैं। देखिए, यदि आपको इससे थोड़ा सा भी जानकारी मिल रही है, कोई हेल्प हो रही है आपकी, तो आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही अमूल्य होती है, बहुमूल्य होती है मेरे लिए, ताकि मैं उनसे सीखता हूं और सुझाव भी आपके जो होते हैं उनसे मैं आगे अपनी चीज़ों को प्रोग्रेस पे लाता हूं। तो चलिए देखिए, देखते हैं इस अध्याय के बारे में। तो आप जानते हैं कि हमने शुरुआती वाले लेक्चर्स में देखा था, पहले अध्याय में देखा था कि जो मानव था वो जो शुरू में था, मतलब कि प्रारंभिक अवस्था में था, तो वो जो भी भोजन था, वस्त्र था, आवास था, इसके लिए पूरी तरह से वो प्रकृति पर निर्भर था। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआती मानव तो जंगल में रहता था, वो कोई उस तरह के कपड़े नहीं पहनता था, गुफाओं में रहता था, खाद्य सामग्री वो इस ढूंढ लेता था और बस अपना जीवन यापन करता था। इसके साथ साथ फिर आपने देखा था कि जब विकास हुआ थोड़ा सा, तो मनुष्य ने क्या किया कि घर बनाने शुरू किए थे। और घर भी तब कि जब उसने खेती कृषि शुरू की थी, तो कृषि को देखने के लिए प्रॉपर कि वहाँ पे कोई जानवर ना उसको खा जाए या फिर और कोई नुकसान ना हो उसको, तो वहाँ पर उसको एक जगह रहना पड़ा था। तब उसने घर बनाकर अपना एक जगह रहना शुरू किया था। इसके साथ साथ में फिर और विकास हुआ, तो फिर यातायात की सुविधाएं हो गई, है ना। पहिए का आविष्कार हुआ तो एक जगह से दूसरी जगह जाना पॉसिबल हुआ। ये सारी चीज़ें हुई। तो इससे क्या हुआ कि मानव ने वातावरण को अपने अनुकूल बनाना शुरू किया। पहले तो मनुष्य क्या करता था कि वातावरण के अनुकूलित होता था खुद, लेकिन फिर उसने क्या किया कि वातावरण को अपने अनुकूल ढालना शुरू किया। तो इसमें से उसने हालांकि वातावरण को काफ़ी कुछ नुकसान भी पहुंचाया। तो देखिए, जब वो रहना शुरू किया तो बस्तियां बनने लगी। अब बस्तियां, ये बसाव स्थान क्या है? देखिए, वो स्थान जहाँ पर भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे हम बसाव स्थान कहते हैं। और ये जो बसाव स्थान होता है, ये कुछ मूल चीज़ों को देखते हुए होता है। कैसे? जैसे कि वहाँ की जलवायु क्या है, जल की उपलब्धता है कि नहीं, मतलब पानी होना चाहिए तब तो वहाँ जीवन सही से सर्वाइव कर पाएगा। इसके साथ साथ उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति को वहाँ से भोजन मिल सके, वो कृषि कर सके। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब जो मनुष्य है उसका सर्वाइव अच्छे से होगा। तो देखिए, जैसा कि बस्तियों को हमने देखा कि वे स्थान जहाँ लोग घर बनाकर रहते हैं, इस तरह से बस्तियाँ बनती हैं। तो स्थान जहाँ मनुष्य रहता था, तो पुराने समय में तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस ही किया, बताया है कि गुफाओं में रह जाता था मनुष्य। तो गुफाओं में रहा, फिर धीरे धीरे उसने स्थायी जगहों पर मकान बनाने शुरू किए। तो शुरुआती के जो मकान होते थे वो घास फूस से बना लिए जाते थे, कुछ जो वहीं सामग्रियाँ मिल जाती थी उनसे बना लिया जाता था। और ध्यान रखा जाता था कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए अधिकांशतः जो बस्तियां शुरुआती विकसित हुई वो ऐसी जगह हुई जहां पर्याप्त जल की उपलब्धता हो, और दूसरी बात उपजाऊ भूमि हो। फिर जब और आगे विकास हुआ तब हम क्या देखते हैं कि व्यापार की व्यवस्था वहाँ कैसी है, वाणिज्यिक व्यवस्था कैसी है, विनिर्माण कैसा है। ये सारी चीज़ें फिर आगे देखते हुए मनुष्य की बस्तियाँ बढ़ने लगीं और इस तरह से विकास हुआ। शुरुआती जो बस्तियाँ थीं उनमें से कुछ बस्तियाँ ऐसे, या फिर कुछ हम कहें कि उस समय, जैसे कि देखिए सिंधु सिंधु नदी को हम जानते हैं कि जो चाइना से निकलती है,
तिब्बत के पठार से, और वो निकलते हुए आती है। तो सिंधु नदी जो थी, इसी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ। यहाँ पे देखिए टिग्रिस नदी दी है। तो टिग्रिस क्या है कि ये जो हमारा इराक का क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में टिग्रिस नदी है, और यहाँ पे एक सभ्यता मेसोपोटामिया हुई। और इसके बाद देखिए नील नदी है। तो नील नदी हम जानते हैं कि अफ्रीका की और विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो यहाँ पर भी नील नदी के किनारे किनारे बसाव हुआ, सभ्यता बनी। इसके बाद ये व्हांगी नदी, तो व्हांगी नदी चाइना में है, तो वहाँ भी एक मतलब लोगों का बसाव हुआ और चीन का साम्राज्य बना वहाँ। तो इस प्रकार से ये जो नदियाँ रहीं, ये हमारे पुराने उदाहरण हैं जहाँ पर बस्तियाँ बनी। अब देखिए जो बस्तियां हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, एक तो स्थायी हो सकती हैं और या फिर अस्थायी हो सकती हैं। तो स्थायी बस्तियां वो होंगी जो लंबे समय तक जहां पर व्यक्ति निवास करता है, और अस्थायी बस्तियां वो हैं जहां पर व्यक्ति बहुत ही कम समय के लिए निवास करता है। जैसे कि देखिए जो घने जंगल हैं, या गर्म स्थान हैं, या बहुत ज़्यादा ठंडे स्थान हैं, रेगिस्तान है, वहाँ पर जो बस्तियां बसाई जाती हैं वो अधिकांशतः अस्थायी रूप से होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं देखिए कि ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास क्या है? जैसे मान लीजिए पहाड़ों का क्षेत्र है, तो अगर ज़्यादा ऊंचाई वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर बर्फ़ जमती है, ज़्यादा ठंडक होती है। तो जब ज़्यादा ठंडक का समय होता है तो जो लोग होते हैं वो पहाड़ों से नीचे की ओर उतर आते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा गर्म मौसम रहता है। लेकिन जब गर्मी होती है तो वापस से वो पहाड़ों की ओर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको जो जानवर होते हैं उनके वहाँ उनको पर्याप्त घास मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो अस्थायी बस्तियां हैं उनमें से मुख्यतः ये क्रिया होती है कि व्यक्ति अखेट करता है ना, या कुछ चीज़ें संग्रह करता है और इसके बाद में वो अपना स्थान बदल देता है। यहाँ पर देखिए एक बसावट दिखाई गई है, तो ये वो बसावट है जो एक पहाड़ के किनारे है। देखिए यहाँ नदी है, तो यहाँ नदी से पानी की सुविधा है, और यहाँ पर देखिए वातावरण भी यहाँ काफ़ी अच्छा है, और यहाँ के जो जंगल हैं यहाँ से लोग काफ़ी अपने लिए फूड इकट्ठा करके और अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ कृषि भी यहाँ पर लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही ऋतु प्रवास के बारे में बताया गया है कि एक मौसम में या एक ऋतु में आवागमन जब होता है तो वो कहलाता है ऋतु प्रवास। तो ऋतु में जैसे मैंने बताया था कि ठंडा और गर्म की वजह से लोग ऋतु प्रवास करते हैं। इसके साथ साथ में जानवरों के लिए जो चारागाह हैं या जो घास है उसके लिए भी लोग क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। यहाँ पर देखिए एक कहानी छोटी सी दी गई है जिसमें से ये बताया गया है कि मैरी थी, तो मैरी का एक जन्मदिन था। तो वो अपने कई सारे जो फ्रेंड्स थे उनके साथ में केक काटने के लिए तैयार थी। उनमें से एक फ्रेंड था उनका गुरप्रीत, वो काफ़ी दूर से आ रही थी, तो वो रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक के कारण वो मतलब जल्दी नहीं आ पाई, और जब वो आई तो वो बहुत तेज़ी आई थी, तो वो खांसते हुए और हाँफते हुए आई। तब ये कहा गया कि जो इस समय प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो प्रदूषण ये है और जो बहुत ज़्यादा यातायात है, इस बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत का विवरण दिया गया है, जिसमें से जो मैरी है, मैरी की माँ और मैरी के जो पिता हैं थॉमस, उन्होंने इस पर्यावरण के और वर्तमान में ये जो बदल रहा है इस तरह से चीज़ों को बताया कि यहाँ किस तरह से प्रदूषण बढ़ गया, लोग गाँवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है। तब वहाँ पे देखिए मैरी पूछती है कि अगर इसी तरह से लोग ज़्यादा शहर में आते रहेंगे तब क्या होगा, या फिर ये लोग क्यों आते हैं। तब मैरी की जो माँ है वो कहती है कि यहाँ देखिए नौकरी के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए और चिकित्सीय सुविधा के लिए लोग आते हैं। तब मैरी कहती है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग आते रहेंगे तब क्या होगा। तब जो मैरी के पिता थे थॉमस, वो कहते हैं कि इसीलिए जो शहर में अवैध बस्तियां और गंदी बस्तियों का निर्माण हो जाता है। लोग कहीं भी अपनी छोटी सी झुग्गी डाल के और वहाँ अपनी ज़मीन कब्जा करके रहने लगते हैं, और वो लोग बहुत ही समस्याओं में भी जीते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं। इसके साथ साथ में शहरों में जो विद्युत की समस्या और स्वच्छ जल की समस्या, ये सारी समस्याएं होती रहती हैं।
तो उन्हीं में से एक बच्चा था प्रसाद, वो कहता है कि हमारे गांव में बड़े सिनेमा नहीं हैं, अच्छी सुविधा वाले स्कूल नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्वच्छ वातावरण है, इसलिए हमारे यहाँ सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है। और वो बताता है कि एक बार जब मेरे दादाजी बीमार हुए थे तो हम भी उनको अस्पताल लाए थे। इससे यहाँ पर इस वाले परिदृश्य में हमें दो चीज़ें समझ में आई। एक तो शहरी बस्तियों का प्रारूप समझ में आ रहा है और ग्रामीण बस्तियों का प्रारूप समझ में आ रहा है। हम समझ रहे हैं इस पूरे संवाद में कि जो शहरी बस्तियां हैं वो ज़्यादा गंदी हैं, प्रदूषण भरी हैं, ज़्यादा यातायात हैं, वहाँ सघनता ज़्यादा है। लेकिन वहीं जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो स्वच्छ हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ऐसे संसाधन नहीं हैं जो मनुष्य को उपयोगी होते हैं। लेकिन वहाँ पर देखिए कृषि होता है, मत्स्य पालन होता है, वानिकी है, दस्तकारी है, तो ये सारे काम वहाँ पर होते हैं। तो ग्रामीण बस्तियाँ थोड़ा सा प्रकीर्ण, मतलब वो दूर दूर बसाव होता है उनका, और जो शहरी बस्तियां हैं वो ज़्यादा घनी बसी होती हैं। तो ये इस तरह से बस्तियों का डिवीज़न हम या कह सकते हैं कि दो तरह से बस्तियों को हम यहाँ पर बांट देते हैं। एक चीज़ और देखिए, जो ग्रामीण लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र है तो वहाँ पर अलग तरह का घर बनेगा, ठीक है। इसके साथ में अगर कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा होने वाली है तब उस क्षेत्र में क्या करेंगे लोग कि ढालदार छत बनाएंगे, जिससे कि वहाँ पानी जो हो वो आसानी से निकल जाए, छत में जमा ना हो, दिक्कत ना हो। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई गर्म जलवायु में रहता है कहीं पर, तो गर्म जलवायु में अगर कोई रहता है तो वो मोटी मोटी मिट्टी की दीवारों के घर बनाते हैं, क्योंकि जो मिट्टी है वो गर्मी को अंदर नहीं आने देती है। इसके साथ साथ में वो क्या करते हैं कि जो छत बनाते हैं वो फूस की, घास की छत बनाते हैं, और इस तरह से बना के वो रहते हैं। और वो अपने आसपास की ही जो पत्थर हैं या मिट्टी है, पंख है, कीचड़ है, उसी से वो अपनी दीवारें खड़ी करते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर देख रहे होंगे आप, सिल्ट मकान। देखिए ये सिल्ट मकानों को आप थोड़ा गौर से देखिए। ये ऐसी जगहों पर देखिए बनाए गए हैं जहाँ पर नीचे पानी आ जाता है। मतलब ये कि देखिए ये सब क्या किए गए हैं कि ऊंचाई पर बनाए गए हैं, तो नीचे से इस स्तंभों के माध्यम से ऊपर टिका दिया गया है, फिर ऊपर देखिए घर बनाए गए हैं। तो ये ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहाँ जल का जमाव ज़्यादा होने की संभावना होती है, तो इस प्रकार से सिल्ट मकान भी बनाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि जो नगरीय मकान होते हैं वो अधिकांशतः कंक्रीट के बनाए जाते हैं, उसमें से ईंटा, पके हुई ईंट लगाई जाती हैं, और मोरम है और सीमेंट है, इससे कंक्रीट के माध्यम से बनाए जाते हैं, और कंक्रीट की ही छतें उसमें डाली जाती हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हीट भी करते हैं। तो और गर्मियों में वो तो बहुत ही ज़्यादा लोगों के रहने में समस्या भी पैदा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक घर दिखाया गया है, आप ये देख रहे होंगे, ये इग्लू है फ्रेंड्स। इग्लू के बारे में हमने हो सकता है पहले वाली क्लासों में डिस्कस किया था। तो इग्लू क्या होता है कि जैसे जब ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है कहीं पे, तो वहाँ पर बर्फ़ जमती है, तो बर्फ़ के क्षेत्रों में जो एस्किमोज होते हैं, एस्किमोज क्या करते हैं कि अपने घर ऊंचाई पर बनाते हैं और वो बर्फ़ के अंदर ही घर बना लेते हैं। तो ये इग्लू लोग होते हैं जो ऊंचाई पर द्वीपों के, जो हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के समीप जाते हैं, या फिर जैसे कनाडा हो गया, इस तरह के जो देशों में जहाँ ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर ऐसी घर की स्थितियाँ रहती हैं। अब देखिए परिवहन को देखते हैं। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि परिवहन क्या है, परिवहन का आखिर उपयोग क्या है। तो देखिए अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या फिर हमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, आवागमन करना है, तब हमें साधन की आवश्यकता होती है, और इसी को हम कहते हैं परिवहन। पुराने समय में जब साधन नहीं था तो लोग पैदल यात्रा करते थे बहुत दूर दूर की, लेकिन अगर अधिक दूर तक जाना है तो वहाँ तक पैदल यात्रा करना संभव नहीं होता था। फिर इसके बाद में मनुष्य ने क्या किया कि जानवरों से सामान ढोना शुरू किया और यात्रा करना शुरू किया। पहिए की खोज हो गई तो गाड़ियाँ बनाने लगा वो, और जानवरों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। तो इस प्रकार से पशुओं का उपयोग भी लोगों ने किया। अब पशुओं में देखिए जैसे अब तो बहुत ही कम प्रयोग किए जाते हैं, नहीं जैसे घोड़ा हो गया, बैल हो गए, ये सारे ऐसी थी। तो ये बैल वगैरह तो कृषि के कार्य में भी प्रयोग, जुताई में भी प्रयोग किए जाते थे। लेकिन अब चूंकि हमारे पास तकनीक आ गई हैं तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें क्या हैं कि रिप्लेस
होती जा रही हैं। हम अगर बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अफ्रीका दिया है, ये दक्षिण अमेरिका है फ्रेंड्स, हैं थोड़ा मिसप्रिंट किए हैं इन लोगों ने। तो देखिए दक्षिण जो अमेरिका है यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है। तो एंडीज पर्वतमाला जो है यहाँ पर भी जो क्षेत्र है यातायात के लिए कुछ मतलब जानवर प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे अपने यहाँ पे है तो देखिए गधे हैं, खच्चर है, बैल, ऊँट यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। और एंडीज पर्वतमाला में एक वहाँ पे एक जानवर होता है फ्रेंड्स, लामा, ठीक है। ये तो लामा वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे तिब्बत वाला क्षेत्र है जो अपना, और या फिर अपना जो हम कहें उत्तर पूर्व भारत वाला क्षेत्र है, वहाँ पर याक का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे संसाधन थे पहले जिनके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह व्यक्ति जाता था। फिर हमने विकास किया तो अब तो हमारे पास देखिए हवाई जहाज़ है, हम बहुत ही तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे कि हम विदेशों की यात्रा, आज अगर हमें यूरोप जाना है तो यूरोप भी हम 6 से 8 घंटे में पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम यही सोचें कि पुराने समय की बात है तब तो कितना ज़्यादा समय लगता होगा। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर हैं। और इससे क्या है कि तेज संसाधन होने की वजह से हमारा समय और ऊर्जा दोनों चीज़ों की बचत हुई है। देखिए जो अब यहाँ पर संचार जो है, परिवहन जो है, उस परिवहन में से कौन कौन से परिवहन है। तो देखिए परिवहन में हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 चीज़ों का मोस्टली यूज करते हैं। क्या है कि सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। हालांकि एक और भी नया परिवहन का साधन है पाइपलाइन। तो इसमें से लेकिन 4 ही दिया गया है, तो हम 4 ही को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए तो पहला हम सड़क मार्ग देखेंगे, फिर रेल मार्ग देखेंगे, फिर जल मार्ग और फिर वायु मार्ग देखेंगे। तो जैसे हमारा भारत है, तो भारत में देखिए जो सड़कें हैं, है ना, तो सड़कों में से एक तो नेशनल हाईवेज हैं और एक राज्य वाले हाईवे हैं। तो नेशनल वाले जो हाईवे होते हैं तो वो क्या, राष्ट्रीय जो हाईवे सड़क होती हैं उनका जो संचालन है और उनकी जो देख रेख है वो केंद्र सरकार करती है, और राज्य वाले का राज्य के अधीन कुछ काम होता है। यहाँ पर देखिए जो एक बड़े उसकी बात की गई है, ये चतुर्भुज महामार्ग की बात की गई है। तो देखिए चतुर्भुज जो महामार्ग है वो क्या करता है कि भारत के 4 जगहों को, बड़ी बड़ी 4 जगहों को, जिनमें से देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको जोड़ता है। और ये एक देखिए चतुर्भुज ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये इस तरह की एक आकृति बनाता है, इसलिए इसको यहाँ पर चतुर्भुज महामार्ग कहा गया है। अब देखिए जैसा कि जो सड़क मार्ग है, तो सड़क मार्ग मैदानी क्षेत्रों में तो बनाना आसान होता है, इसके साथ साथ में जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी हम सड़क मार्ग बनाते हैं। तो सड़क मार्ग के लिए जैसे अगर देखिए अभी इसके पिछले वाले जो पार्ट था वहाँ पर हमने पढ़ा था थोड़ा सा कि ये मनाली के बारे में पढ़ा था, मनाली और लेह मार्ग, है ना। तो ये ऊंचाई में बसा हुआ है, वो विश्व के सबसे मतलब ऊंचे मार्गों में से एक मार्ग है, ऊंचा। इसके साथ साथ में हम देखिए सबवे बनाते हैं। सबवे का मतलब होता है भूमि के अंदर से मार्ग। अगर आप ट्रेन से यात्रा किए हो तो आप देखे होंगे कि बहुत जगह पर ऐसा होता है कि हम ऊपर से जा रहे होते हैं और हमारे नीचे से गाड़ियां जा रही होती हैं, तो सबवे बनाते हैं। इसके बाद में फ्लाईओवर भी बनाते हैं, हमारे ऊपर से अगर बना दिया गया है कोई वो, तो फ्लाईओवर भी बनाए जाते हैं। और सड़कों में देखिए ये पक्की सड़कें हैं और ये कच्ची सड़कें हैं। तो इस प्रकार से सड़कों का प्रयोग यातायात में किया जाता है। अब देखिए रेल मार्ग। रेल मार्ग का उपयोग क्या है कि अगर हमें तीव्रता से एक जगह से दूसरी जगह जाना है और ज़्यादा मात्रा में माल ढोना है, तब हम क्या करते हैं कि रेल मार्ग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए एक जाइनिंग लहासा के बीच में एक रेल मार्ग की बात की गई है, जो कि चाइना के द्वारा बनाई गई है और ये 4000 मीटर ऊंचाई में है। इसके साथ अगर इसका हम और मैक्सिमम ऊंचाई बिंदु का देखें तो वो 5072 मीटर की ऊंचाई पर है। तो जैसे ये देखिए जो रेल मार्ग है, तो इसके शुरुआती दौर पे क्या था कि आप जानते हैं कि जेम्स वाट ने भाप का इंजन खोजा था। तो जब भाप का इंजन खोजा गया तो इसके बाद उसका उपयोग इंडस्ट्री में करने लगे लोग, फिर माल ढोने के लिए करने लगे तो गाड़ियां बनने लगी। फिर भाप का इंजन रिप्लेस होके आगे क्या हुआ कि पहले तो रेलगाड़ियाँ इसी से चलती थीं, कोयला के माध्यम से चलती थीं, लेकिन फिर बाद में इनको
डीजल से चलाने लगे और डीजल के बाद में अब विद्युत इंजन भी आ गए हैं। गाड़ियों में देखिए जो हमारी सुपर फास्ट गाड़ियां हैं वो हमें बहुत ही तीव्र गति से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, और माल को भी जो हमें ढोना हो वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और भारतीय जो रेल मार्ग है हमारी, ये अपनी जो एशिया है, एशिया की सबसे बड़ी है। तो इस प्रकार से ये रेल मार्ग अपना काम करता है। यहाँ पर देखिए एक रेल मार्ग दिखाया गया है जो ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है, ये रूस के द्वारा निर्मित है, रूस में ही है ये। तो ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो ये कहाँ से देखिए, ये पीट्सबर्ग से और ये व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो कभी कभी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन्हें सीधे सीधे पूछ लेता है ये कि कौन सा ये रेल मार्ग है जो कहाँ जो यहाँ से सेंट पीट्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। तो देखिए सेंट पीट्सबर्ग ये इधर है और फिर यहाँ पे ये व्लादिवोस्तोक है। तो इधर से इधर तक की यात्रा अगर कोई करता है तो ये बहुत ही लंबा होगा मार्ग। अब देखिए इसके बाद में हम देखते हैं जल मार्ग। देखिए जब हमारे पास रेल मार्ग नहीं था तब भी जल मार्ग से यात्राएं होती थी, और जल मार्ग का एक महत्वपूर्ण ये बात है कि इसमें प्रदूषण नहीं होता है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान ले जाया जा सकता है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा देरी ज़्यादा लगती है, ठीक है। और भारी सामान के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें भी देखिए दो तरह के हो सकते हैं रेल मार्ग। कैसे हो सकते हैं, एक अंतर्देशीय हो सकता है और एक समुद्री हो सकता है। अंतर्देशीय का मतलब है कि समुद्र हमारे ही देश के अंदर हो, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें तो हमारा जो नेशनल वाटरवे है ये हल्दिया से चलता है। तो ये अंदर अंदर इस तरह से हमारे 5 या 6 हम लोगों ने वाटरवे अपने वो किए हैं, लेकिन अब जैसे हल्दिया से प्रयागराज या इलाहाबाद तक एक मार्ग है, ये नंबर 1 का है, तो ये इसमें से थोड़े से प्रयोग किए भी गए हैं। तो इस तरह से जैसे हमारी जो नदियां हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इस तरह से। और इसके बाद जैसे अमेरिका है तो उत्तरी अमेरिका में जैसे वो जो झीलें हैं, है ना, ग्रेट लेक्स हैं। तो और इसके बाद अफ्रीका में नील नदी हैं। तो ये अंतर्देशीय जल मार्ग का निर्माण करती हैं। इसके बाद देखिए अगर हम वैश्विक लेवल पे देखें तो समुद्री वो जल मार्ग होंगे। तो समुद्री जल मार्ग में से जैसे एशिया में सिंगापुर है ना, अपने मुंबई है, और उत्तर अमेरिका न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, ये सब बड़े बड़े जल मार्ग हैं। और वहाँ पे ये पोर्ट बने हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी जहाज़ें जाती हैं और वहाँ पर माल अपना उतारती हैं। इसके साथ जैसे और भी देखिए तो देख सकते हैं कि रियो डी जेनेरो है ना, दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है, यूरोप में लंदन है। तो ये सब इस तरह से हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं वायु मार्ग की। तो वायु मार्ग क्या है कि इसकी ये विशेषता है कि ये बहुत ही तेज है और विषम परिस्थितियों में विषम जगहों पर जा सकता है। जैसे ऐसी जगह जहाँ पर पहाड़ हैं, जहाँ पे बहुत घने जंगल हैं, वहाँ पर हम साधारण नहीं जा सकते हैं। तो लेकिन इसके माध्यम से वायु माध्यम से हम जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ये महंगा है फ्रेंड्स, है ना, ये महंगा है, लेकिन ये तीव्र गति से जा सकता है, ये तो पक्की बात है। और देखिए जो भी दुरूह स्थान है, अगर वहाँ पर लोगों की किसी तरह की समस्या है, तब वहाँ संकट के काल में, संकटकालीन स्थितियों में हमें भोजन पहुँचाना है, कपड़ा पहुँचाना है, दवाइयाँ पहुँचानी है, और बहुत ही अगर क्विक जाना है, हमें जल्दी जाना है, तो हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए हेलीकॉप्टर से हम यहाँ कि एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर सकते हैं। अब हवाई पत्तनों में से जैसे देखिए अपना जो दिल्ली है, मुंबई है, न्यूयॉर्क है, अमेरिका का लंदन है, पेरिस है, फ्रैंकफर्ट है, काहिरा है, ये सारी जगहें हैं जहाँ पर बड़े बड़े इसके वो बने हैं, हब बने हैं, और वहाँ से उड़ानें होती हैं। अब अगला हम यहाँ पर देखते हैं संचार। संचार को आप साधारण से ये समझें कि अगर सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, संचार कहेंगे। अब संचार में हमारे पास कई सारे माध्यम हो सकते हैं। देखिए शुरुआती तो क्या था कि लोग जब संदेश देना होता था तो खुद जाके देते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि चिट्ठी का वो हुआ तो चिट्ठी भेजने लगे, फिर इसके बाद तार आया, वो भेजने लगे, फिर इसके बाद में और इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने खोजें की थोड़ा सा, तब क्या किया हमने कि जो अब हमें भेजनी थी सूचनाएं तो वो हम अब बहुत ही जल्दी क्विक भेज देते हैं। अब
इसके साथ साथ में देखिए संचार में मनोरंजन भी आता है। तो मनोरंजन में आज हमारे पास देखिए क्या है, समाचार पत्र हैं जो हमें सूचनाएं देते हैं। हमारे पास रेडियो है, हमें सूचना भी देता है, मनोरंजन भी कराता है। इसी प्रकार से टेलीविज़न है। तो ये संचार जो है ये जनसंपर्क का माध्यम भी है। और इसको अब वर्तमान समय में अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो गया है। जैसे अभी देखिए अगर हमें मौसम की पूर्व स्थिति को जानना है ना, या फिर हमें बहुत ही क्विक जानकारी चाहिए, तो आज हम वो जानकारियाँ ले सकते हैं। सैटेलाइट जो हैं आज उनके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, अभी जो आप ये वीडियो भी मेरा पढ़ रहे हैं तो ये कैसे पढ़ रहे हैं, संचार के माध्यम से पढ़ रहे हैं ना। अगर ये संचार की सुविधा नहीं होती तो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से वीडियो कैसे प्रोवाइड करता। तो देखिए एजुकेशन में भी इसका कितना बड़ा रोल हो गया। आप किसी भी जगह बैठे हो, किसी भी कोने पे, मैं किसी भी कोने पे बैठा हूँ और मेरी जो बात है वो आप तक पहुँच पा रही है, और आप भी अपनी बात मेरे तक पहुँचा सकते हैं। आप कमेंट करते हैं या कुछ बताते हैं कि सर ये नहीं, ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको क्या है कि देखिए हम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना। तो ये सारा संचार हो रहा है। तो इस प्रकार से और बहुत ही सारी चीज़ें, जैसे आप देखिए टिकट बुक कर सकते हैं, आप लाइव कोई चीज़ देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ वर्तमान समय में हम कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक ये फिगर दिखाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि शुरुआती देखिए जो मनुष्य था वो देखिए इस स्थिति में था शुरुआती, है ना, पैदल चलता था और ग्रामीण उसमें रहता था। फिर उसने धीरे धीरे क्या किया, देखिए विकास करना शुरू किया। फिर डाक आया, फिर देखिए अखबार पत्र आए, आज हमारे पास देखिए टेलीविज़न और ये सारे हैं, और हमारे पास ये उपग्रह हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि विकास किया। अब देखिए ये एक फिगर है जिसमें से जो जल वाले पोर्ट हैं और एयर वाले पोर्ट हैं उनको दिखाया गया है। तो इसमें से कुछ पोर्ट्स हैं, देखिए इसमें से जो रेड कलर से ये दिखाए गए हैं, ये दिखाए गए हैं जो कि वायुयान वाले हैं, और इसमें जो डॉटेड दिखाए गए हैं, डॉट डॉट वाले, वो दिखाए गए हैं कहाँ से, ये जल मार्ग हैं। तो जैसे ये देखिए यहाँ पर ये न्यूयॉर्क है, ये अमेरिका का, उत्तर अमेरिका का फिगर है, तो यहाँ पर देखिए न्यूयॉर्क है। और यहाँ पर देखिए ये दक्षिण अमेरिका है, तो ये रियो डी जेनेरियो यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो देखिए ये है अफ्रीका। अफ्रीका में देखिए ये केप टाउन है इधर, और ये डरबन है, ये नाम देखिए आए थे ना, ये देखिए सब इधर पे हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर अगर हम जाएं तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ ये पेरिस होगा, ठीक है, और यहाँ लंदन भी होगा, यहीं पर यूरोप है ये। और देखिए और फिर इधर को हम आते हैं अगर, तो देखिए हम एशिया में चले जाते हैं, तो देखिए ये अपना भारत है। तो भारत में हम देखिए यहाँ पर मुंबई चले जाएंगे, यहाँ पर हम अपने इस वाले क्षेत्र चले जाएंगे, और यहाँ से देखिए ऑस्ट्रेलिया में सिडनी चले जाएंगे, है ना, डरबन चले जाएंगे ये ऊपर। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने वहाँ पर पॉइंट आउट की थी, तो आप इसको मैप में भी यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं। अब चलिए थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, हमें अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो कितना सीखा है, थोड़ा सा अब चेक भी कर लेते हैं। तो देखिए इसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन संचार का माध्यम नहीं है? टेलीफोन, पुस्तक, मेज। संचार का माध्यम कौन सा नहीं है? मेज नहीं है। पुस्तक भी संचार का माध्यम है, कोई एक बुक लिखता है वो किसी भी जगह जाती है तो वो संचार ही तो होता है। दूसरा है यहाँ पे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? भूमिगत निर्माण क्या था फ्रेंड्स? सबवे। सबवे मैंने बताया था कि जैसे हम ऊपर से चले जाते हैं और नीचे से मार्ग बने होते हैं। अगला है, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात सबसे उपयुक्त होगा? तो द्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। तो वहां जाने के लिए हम देखिए क्या प्रयोग करेंगे, जहाज, रेलगाड़ी या कार? तो क्या प्रयोग करेंगे? पक्का जहाज प्रयोग करेंगे हम। फिर अगला है, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को दूषित नहीं करता, प्रदूषित नहीं करता? तो देखिए साइकिल, बस, हवाई जहाज। तो कौन नहीं प्रदूषित करेगा यहाँ पे? साइकिल प्रदूषित नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स ये था इसका वीडियो, और इसको हमने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत